तो हेलो मेरे छात्रों मित्रों विद्यार्थियों। आज हम फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो इसका नाम है होम्योस्टेसिस। इसे ध्यान से समझना और सुनना, और पूरी बॉडी का बैलेंस इसी पर चलता है, ये बात दिमाग में हमेशा रखना। तो देखो, होम्योस्टेसिस का सिंपल मतलब है हमारी बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट हमेशा सेम या कांस्टेंट रहना। अब ये वर्ड दो चीजों से मिलकर बना है। होम्यो जिसका मतलब है सेम, और स्टेसिस इसका मतलब है खड़े रहना या कांस्टेंट रहना। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 19th सेंचुरी के एक बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था क्लाउडे बर्नार्ड। उन्होंने सबसे पहले दुनिया को ये बताया कि जैसे बड़े ऑर्गेनिज्म एक बहुत ही ऑर्गेनाइज इंटर एनवायरनमेंट में रहते हैं, उन्होंने इसे एक बड़ा प्यारा नाम दिया। उन्होंने इसे कहा मिलियू इंटीरियर। फिर 1930 में हार्वर्ड के एक प्रोफेसर थे वॉल्टर बी कैनन। इन्होंने फाइनल वर्ड जो दिया इस एनवायरनमेंट को, उन्होंने इसको होम्योस्टेसिस कहा। ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट आखिर है क्या? तो देखिए, हमारी सेल जिस पानी में रहती है यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, वही हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है। इसमें हमारा खून भी आता है जो वेस्कुलर सिस्टम में घूम रहा है, और वो फ्लूइड भी आता है जो सेल के बीच में होता है, दो तीन सेल के बीच में, यानी जितने भी सेल हैं उन सबके बीच में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है उसमें। इसे हम इंटरसेल्यूलर स्पेस वाले फ्लूइड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसी फ्लूइड में वो सब कुछ है जो सेल को जिंदा रखने के लिए चाहिए। न्यूट्रिएंट भी है, आयंस भी है, और ऑक्सीजन भी है। किधर का है? कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया, बहुत दर्द हो रहा है भैया भैया। अब दिमाग में आता है कि ये बैलेंस जरूरी क्यों है। तो देखो, अगर हमें एक हेल्दी लाइफ जीनी है तो हमारी बॉडी के पैरामीटर एक लिमिट के अंदर होने चाहिए। अगर ये एनवायरनमेंट अपनी लिमिट से बाहर गया तो बॉडी में मेलफंक्शंस शुरू हो जाएंगे, यानी सिस्टम बिगड़ने लगेगा। एक ऑर्गेनिज्म का अल्टीमेट गोल यही होता है कि वो अपने अंदर के माहौल को सेट लिमिट में रखे। अब यहाँ इस पैराग्राफ में दिया गया है कि होम्योस्टेसिस ही फिजियोलॉजी की बुनियाद है। ये हमें बताता है कि क्यों हर फंक्शंस का एक नॉर्मल रेंज में होना जरूरी है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब तुम्हें बुखार होता है और टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाता है तो वो एक सिग्नल है। ये सिग्नल डॉक्टर को बताता है कि बॉडी का हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस का मैकेनिज्म बिगड़ गया है। फिर डॉक्टर उसी के बेसिस पर आपका ट्रीटमेंट शुरू करता है। अब सवाल ये है कि बॉडी को पता कैसे चलता है कि कुछ गलत हो रहा है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे डिटेक्टर या सेंसर लगे होते हैं। जैसे ही कोई एक्टिविटी नॉर्मल सेट से बाहर जाती है, नॉर्मल लिमिट से बाहर जाएगी, ये सेंसर तुरंत अलर्ट हो जाएगा और वो इस चेंज को या डेविएशन को पहचानता है और इंटीग्रेटिंग सेंटर यानी कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजता है। फिर ये जो कंट्रोल सेंटर है वापस तुरंत इफेक्टर को ऑर्डर देता है कि या तो एक्टिविटी को तेज कर दो यानी एक्सीलरेट कर दो, या धीमी कर दो यानी इनहिबिट कर दो, ताकि सारा जो सिस्टम है वो फिर से नॉर्मल हो जाए। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। अब हम थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि हमारी बॉडी के अलग अलग सिस्टम मिलकर कैसे इस बैलेंस को बनाए रखते हैं। तो देखो, होम्योस्टेसिस कोई एक सिस्टम का काम नहीं है, ये एक टीम वर्क है। चलो एक एक करके समझते हैं कि कौन क्या करता है। जैसा पहला पॉइंट लिखा है पीएच बैलेंस, या कह सकते हो एसिड बेस बैलेंस। सबसे पहले बात करते हैं पीएच की, यानी हमारा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड का पीएच बिल्कुल 7.4 पर होना चाहिए। ये इतना क्रिटिकल है कि अगर ये थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हुआ तो दिक्कत है। अगर कम हो गया तो एसिडोसिस हो जाएगा, और बढ़ गया तो एल्कलोसिस हो जाएगा। तो हमारे टिश्यू दम तोड़ने लगेंगे और मर जाएंगे। इसे मेंटेन करने के लिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड और किडनी तीनों मिलकर दिन रात एक कर देते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। फिर आता है आपका बॉडी टेम्परेचर का कंट्रोल। हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37.5 डिग्री के आसपास होना चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे हो जाता है तो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिगड़ जाएगी। इसमें तो पूरी फौज लगती है सारे ऑर्गन्स की, अगर आप समझो। स्किन भी काम करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल मसल और नर्वस सिस्टम सब मिलकर टेम्परेचर कंट्रोल करने में लग जाते हैं। कंट्रोल कंट्रोल। थर्ड पॉइंट है न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट की सप्लाई का क्या है? तो सेल को जिंदा रहने और ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट।
इन न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करना, ब्लड में एब्जॉर्ब करना और सेल तक पहुंचाना, ये तीनों काम कौन करेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसकी हेल्प कौन करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी इन दोनों के बिना हर एक सेल भूखा मर जाएगा। फोर्थ पॉइंट में दे रखा ऑक्सीजन और वेस्ट मैनेजमेंट। तो मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन चाहिए और गंदगी बाहर निकालने के लिए यानी CO2 को बाहर भेजने के लिए भी हमें एक पैसेज चाहिए। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को लेकर आता है और CO2 को निकालता है। वहीं दूसरी तरफ किडनी बाकी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन के साथ मिलकर मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर फेंक कर अंदर का कचरा अंदर जमा नहीं होने देती, उसे भी बाहर फेंक देती है। क्लियर? इसमें हार्मोन का क्या रोल है? तो देखिए, बॉडी में हार्मोन्स का सही मात्रा में निकलना बहुत जरूरी है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। अगर इनकी क्वांटिटी थोड़ी भी गलत हुई तो बॉडी में एब्नॉर्मल साइन और सिम्टम्स आने लगेंगे। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? ये हार्मोन ही है जो सेल को बताते हैं कि कब और कैसे काम करना है। अब हम बात करते हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की। तो देखिए, पानी का जो बैलेंस है, अगर वो बिगड़ जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और अगर ज़्यादा हो जाए तो वाटर टॉक्सिसिटी। अब इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए किडनी, स्किन, सलाइवरी ग्लैंड और हमारा GI ट्रैक्ट मिलकर काम करते हैं, जिससे कि बॉडी की ऑस्मोलैरिटी बनी रहे। सेवेंथ जो है वो है ब्लड, कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन सब के बीच ब्लड को नॉर्मल होना सबसे ज़रूरी है। इसमें सही अमाउंट में RBC और प्लाज्मा होने ही चाहिए। सोचो, अगर जो तुम्हारा ब्लड है, जो ट्रांसपोर्टर है, वही सही नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट और गैस एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंचेंगे? लास्ट में आता है आपका स्केलेटल मसल का योगदान। अब तुम सोच रहे हो कि तो स्केलेटल मसल क्या करती है? तो देखिए, खाना ढूंढने के लिए चलना फिरना पड़ता है। आप एक जगह बैठे बैठे नहीं खा सकते, और खतरे से बचने के लिए भी भागना पड़ता है। तो ये आपकी स्केलेटल मसल का सिस्टम ही है जो हमें एडवर्स सराउंडिंग से बचाता है, ताकि बॉडी को कोई नुकसान ना हो। फाइनली मास्टर कंट्रोलर है आपका नर्वस सिस्टम, जिसको हम कमांड सेंटर भी बोलते हैं। अब यहाँ दोनों ही सिस्टम काम करते हैं। जैसे CNS, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारा सेंसरी सिस्टम बाहर और अंदर की हर हलचल को डिटेक्ट करता है। ब्रेन उसे प्रोसेस करता है और प्रोस और कॉन्स को देखता है कि क्या दिक्कत हो सकती है, फिर उसे मोटर सिस्टम को कमांड देता है, और ताकि कोई नुकसान है तो उससे शरीर बच सके। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो ये हमारी बॉडी के सारे वेजिटेटिव फंक्शन जो अपने आप होते हैं, कहने का मतलब है, उनको रेगुलेट करता है ताकि होम्योस्टेसिस चलती रहे। तो अब हम बात करते हैं होम्योस्टैटिक सिस्टम के 4 पिलर्स या कंपोनेंट की। तो कि ये पूरा होम्योस्टेसिस का जो सिस्टम है एक साइकिल की तरह काम करता है, जिसमें 4 मेन चीज़ें होती हैं। सबसे पहला है आपका सेंसर या डिटेक्टर। इसका काम है जासूसी करना। जैसे ही बॉडी में कुछ नॉर्मल से अलग होता है, ये उस डेविएशन या बदलाव को तुरंत पकड़ लेता है। दूसरा है मैसेज कंट्रोल सेंटर को भेजना। तो जैसे ही सेंसर ने गड़बड़ देखी, अब वो मैसेज भेजेगा किसको? कंट्रोल सेंटर को, यानी ब्रेन को। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? ये सागर ने मेरे हम जैसे जैसा फोन लगाया आपने, ऐसा फोन नहीं लगाया मेरे बाप ने। इसके बाद कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर तक इंफॉर्मेशन वापस भेजी जाती है। अब ब्रेन फैसला लेता है और वापस ऑर्डर देता है कि करना क्या है। अब ये जो मैसेज है ये 2 तरीके से जा सकता है, या तो इलेक्ट्रिकल यानी नर्व इम्पल्स के थ्रू, या केमिकल यानी हॉर्मोन्स या ब्लड के थ्रू। फोर्थ है आपका इफेक्टर। इसको मान सकते हैं ये एक ऐसा वर्कर है जो उस गड़बड़ को ठीक करता है ताकि नॉर्मल सी वापस आ जाए। अब जब भी सिस्टम में कोई चेंज आता है, बॉडी फीडबैक सिग्नल का यूज़ करती है। यहाँ पर फीडबैक का मतलब है जो आउटपुट निकला उसका थोड़ा हिस्सा वापस इनपुट में भेज देना, ताकि सिस्टम को कंट्रोल किया जा सके। तो ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये 2 तरीके का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव फीडबैक को मैं मानता हूँ प्रोटेक्टर, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से। तो ज़्यादातर बॉडी के फंक्शन इसी बात पर चलते हैं। इसका काम है उल्टा रिएक्ट करना। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको कीवर्ड, ये उल्टा रिएक्ट करता है नेगेटिव। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो ये उसे घटा देगा, और अगर कोई घट रहा है तो उसे बढ़ा देगा। एग्जाम्पल समझते हैं थायराइड ग्लैंड से। तो देखिए, जब पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH निकलता है जो थायराइड को कहता है कि थायरोक्सिन बनाओ, ठीक है। जब ब्लड में थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वापस जाकर पिट्यूटरी को नेगेटिव सिग्नल देता है कि भाई अब मत बनाओ।
तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि TSH कम हो जाता है और थायरोक्सिन का लेवल गिर जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर का AC टेम्परेचर मेंटेन करता है। ठीक है, जैसे गर्मी बढ़ेगी अपने आप वो बढ़ जाएगा और वो जैसे ही जब ठंडा हो जाएगा अपने आप वो उसका कंप्रेसर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये आप याद रखिए कि प्रोटेक्टर। और पॉजिटिव फीडबैक को आप मान सकते हैं एक्सीलेटर का टाइप का, है ना। ये थोड़ा अलग है, ये चेंज को रोकता है बल्कि उसे और तेज़ी से बढ़ाता है और सेम डायरेक्शन में, है ना। इसका मतलब ये सिर्फ इमरजेंसी या स्पेशल सिचुएशन में ही काम करेगा और ये कभी हमेशा नहीं होता, रोज़ रोज़ नहीं होगा ये आपकी बॉडी में, है ना। ये किसको रोकेगा? चेंज को रोकता नहीं है बल्कि उसे और बढ़ाता है, ये बात याद रखनी है। जैसे ब्लड क्लॉटिंग का एग्जांपल लीजिए। सोचो कहीं क्लॉट लगा है, कहीं पर भी चोट लग गई और ब्लड क्लॉट बनने लगा, और कौन बनाएगा? थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन और ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाता है जिसकी वजह से क्लॉटिंग प्रोसेस और फास्ट हो जाती है और जल्दी से खून बहना बंद हो जाता है। माय गॉड, तुम्हारी नसों में तो खून बह रहा है। दूसरा है चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन। तो डिलीवरी के वक्त ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। जितना कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकलता रहेगा जब तक कि बेबी डिलीवर ना हो जाए। तीसरा है मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी ये भी पॉजिटिव फीडबैक का काम करता है। ठीक है, बच्चा जैसे जैसे निपल को सक करेगा तो ये इन्फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में जाएगी, वहाँ से ऑक्सीटोसिन निकलेगा और ज़्यादा मिल्क सीक्रेट होगा। तो ऐसे ऑक्सीटोसिन का रिलीज भी एक तरीके से नेगेटिव फीडबैक पे ही काम करता है। तो कुल मिला के नेगेटिव फीडबैक स्टेबिलिटी लाता है और पॉजिटिव फीडबैक किसी काम को अंजाम तक पहुंचाता है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।